एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक हम लोग देखेंगे 6 जनवरी 2022 को ईवीएस के पूछे गए 30 प्रश्नों को। और जैसे कि पता है कि दिसंबर और जनवरी 2022-23 में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, आप कब से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम पहले से ही ये प्रिपेयर कर रहे थे कि आपके लिए जो 21-22 में जितने भी सीटेट के प्रश्न पूछे गए हैं 21-22 में प्रीवियस ईयर, उनका हम संपूर्ण विश्लेषण करके एक प्लेलिस्ट बनाकर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और उस प्लेलिस्ट में जो है ना आप जितने भी हैं प्रीवियस ईयर हम तैयार करते जा रहे हैं। और पहले भी सोचे हुए थे कि आपका एग्ज़ाम आते आते पूरा प्रीवियस ईयर 21-22 हम तैयार कर देंगे। तो अभी बहुत उसमें 20-25 वीडियो बना चुके हैं, 22 वीडियो लगभग बना चुके हैं। आप उसको देखिएगा एक एक करके, आपके लिए वो बहुत बेहतर होगा दिसंबर में होने वाले एग्ज़ाम के लिए। और आपको पता है कि जितना भी टॉपिक है इसी टॉपिक से 23-24 सेट में एग्जाम हुआ है। कहाँ से प्रश्न रहेगा, कौन से प्रश्न रहेंगे, यही सब प्रश्न रिपीटेड रहेगा। इसीलिए मेरी सलाह है, मेरी वीडियो नहीं भी देखना है मत देखिए, लेकिन आप प्रीवियस ईयर जरूर बनाइएगा। प्रीवियस ईयर आपके लिए रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, रिजल्ट आपको बेहतर करके देगा। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। 6 जनवरी 2022 को पूछे गए ईवीएस यानी प्रीवियस ईयर। पहला प्रश्न है, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशन के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। ये सवाल आपके लिए आसान है, लेकिन आप गलती कहाँ करते हैं, देखिएगा कहाँ गलती करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है दूरी बराबर 1134 किलोमीटर, समय दिया हुआ है 21 घंटे और चाल निकालना। तो चाल बराबर फार्मूला जानते ही हैं, दूरी बटे समय। इस फार्मूला पर यदि हम बैठाते हैं तो दूरी है 1134 किलोमीटर और समय है 21 घंटा। जब कटाएंगे तो 5 बार में 115, 110, 5 दूना 10, 105 हो गया। बच गया इसमें से 7, 8, 21 चौक 84, यानी आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये आंसर आएगा। और जैसे आप देखते हैं यहाँ 54 है, इसको मार देते हैं और ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि आपके सवाल में पूछा है क्या, मीटर प्रति सेकंड, कि यदि हम लोग मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 तिया 54, 5 तिया 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड, जो कि फर्स्ट में है। आप इसको इग्नोर करके 54 मारते हैं तो क्या होता है, आपका गलत हो जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूर पर स्थित है, और फिर वह ओ से। देखिए ये सवाल आप पढ़ते पढ़ते आप क्या करते हैं कि आप भूल जाते हैं या आपका लोकेशन सेट नहीं हो पाता माइंड में। आपको क्या करना है कि ए पर है और बी पर जा रहा है, आप ए कहीं भी दे सकते हैं। ए दे दिए भाई, ए यहाँ है, बी पर जाएगा तो बी नहीं देना है आपको। बी जहाँ दीजिए तो आप बी कहाँ दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा, यहाँ दीजिएगा, कहाँ दीजिएगा, इसका कोई लोकेशन नहीं है। अब कह क्या रहा है कि पहले वो कहाँ जा रहा है, ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में है। ए के ठीक उत्तर में है तो उत्तर कर दिए। कितना जा रहा है, 90 मीटर जा रहा है, तो 90 लिख दिए, तो 90 मीटर। अब ये पहुंच कहाँ गया है, ओ पर पहुंच गया है। ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में, तो ओ से ठीक पश्चिम दिशा में अब ये जाएगा, कितना जाएगा, 120 मीटर जाएगा। पश्चिम दिशा में 120 मीटर। अब ये बी पर पहुंच गया। अब देखिए सवाल दो तरह से यहाँ पर आप फंसते हैं। कहता क्या, ए से बी की कम से कम दूरी तथा, अब देखिए दूरी ए से बी की कम से कम दूरी, तो ये होगा, इसका कर्ण होगा, तो आप कर्ण निकाल सकते हैं। तो कर्ण ये दिया हुआ 120, तो कर्ण बराबर होता है क्या, रूट अंडर, आप फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण बराबर रूट अंडर आधार का स्क्वायर अब प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप आधार किसी को भी मान सकते हैं। ये हो गया आपका 120 है, तो ये हो गया कितना, 4400, इतना हो गया।
प्लस 90, 9 9 8100, 8100। अब इसी को जोड़ कर क्या करेंगे, रूट अंडर कर देंगे। तो आप जब इसको प्लस कीजिएगा तो आएगा कितना, 225 आ गया रूट अंडर। इसका जब आप रूट कीजिएगा तो आएगा कितना, 15, 150 आएगा। लेकिन ये सवाल में क्या है, आपका 150 है ही नहीं। ये सीधा सीधा पूछ रहा है क्या कि ए से बी की कम से कम दूरी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, सी टेट थोड़ा सा दिमाग लगाना छोड़ दिया है। ज़्यादा कम से कम दूरी तो हमारा यही होगा ना, क्योंकि हम यहाँ से घूमेंगे फिर यहाँ जाएंगे। लेकिन ये क्या कर दिया है कि सवाल में कुछ मिस्टेक है, 120 प्लस 90 कर दिया 210, इसीलिए सब में क्या है 210 मीटर है। तो अब देखिए दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि दूरी तथा b के सापेक्ष a की दिशा, इसको नोटिस कीजिएगा, b के सापेक्ष a की दिशा, b के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहे वहां पर हम खड़े हो जाएंगे। b के सापेक्ष कह रहा है, b पर हम यहाँ पर खड़े हो गए। यहाँ से अब देखेंगे a किधर है, तो यहाँ से देखेंगे क्या कि इसका लोकेशन में क्या होगा, इस कॉर्नर में है, इस कॉर्नर में है। तो इस कॉर्नर में क्या होगा कि दक्षिण भी जाएंगे और पूरब भी जाएंगे। तो क्या होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व 210 मीटर। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लॉथ, स्लॉथ के बारे में कुछ बता दे। देखिए स्लॉथ जो है ये निशाचर प्राणी है, सिर्फ रात में निकलता है। ये 16 से 18 घंटा तक दिन भर सोते रहता है और रात में ही निकलता है। और ये पेड़ों पर उल्टे लटक कर सोता है, पैर को लटका देता है, फिर सिर नीचे करके सोता है। इसका ये गुण है। तो इसके बारे में कौन से सही कथन चुनिए। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। दूसरा है, स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं और जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ करते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। स्लॉथ लगभग 8 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 40 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल जो है ना कई बार रिपीटेड है। जब आप प्रीवियस ईयर बनाइएगा ना तो आपको दिखेगा कि कई बार हम बनाए हैं। तो जितना भी वीडियो है इसमें देखते हैं क्या ये प्रश्न रिपीटेड है। तो इसकी 2 बातें सही है। ये क्या है कि 40 साल, इसकी एज 40 साल और ये 8 वृक्ष, 8 ट्री, यही कंडीशन है। तो किसमें है भाई, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं और अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके ऊष्मारोधी होने का कारण है। ऊष्मारोधी, देखिए ऊनी कपड़ा में गर्मी नहीं होता है। गर्मी को क्या करता है कि हमारे शरीर के गर्मी को बाहर जाने नहीं देता और बाहर के ठंड को अंदर जाने नहीं देता है। तो ऊष्मारोधी क्या हुआ कि जिसमें ऊष्मा पास नहीं हो। हम यदि लोहा है, लोहे को गर्म करें एक छोर दूसरे छोर में आ जाएगा, लेकिन हम लकड़ी को गर्म करें तो क्या होगा, एक छोर गर्म करेंगे दूसरा छोर में गर्मी नहीं पहुंचेगा। तो इसको कहते हैं ऊष्मारोधी। उसके ऊष्मारोधी होने का कारण है ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी यानी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी होती है। ये वाला सही है। कैसे कि देखिए ऊनी कपड़ा क्या होता है, ज़्यादा फाँक रहता है, यानी जगह रहता है, उस जगह में क्या रहता है, हवा रहता है। तो हवा रहता है तो जो शरीर का गर्मी है वो गर्मी हवा बाहर जाने नहीं देता, हवा भी गर्म हो जाता है साथ साथ, और बाहर का ठंडा भी अंदर आने नहीं देता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ, इस बार भी रिपीट होगा। 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी। देखिए कह रहा है क्या, 2 दरवाजा, एक दरवाजा यहाँ है, एक दरवाजा यहाँ है, और हम जो दरवाजा बनाए हैं कागज पर या कॉपी पर वो 1 सेंटीमीटर 110 सेंटीमीटर, हम 1 सेंटीमीटर बना दिए, 1 सेंटीमीटर बना दिए तो इसका दूरी हो गया 110 मीटर। यानी क्या है, 1 सेंटीमीटर बराबर दूरी कितना, 110 मीटर। तो दरवाजे के बीच की दूरी कितना है, 14.2 सेंटीमीटर। तो दूरी, इसका रियल दूरी कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14.2 गुना 110। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22, 11 चौक 44, 2 46, 11 का 11 4 15,
इसमें 1 0 1 दशमलव यहाँ, यानी 1562 मीटर। इसकी दूरी क्या हो जाएगी? 1562 मीटर। अब किलोमीटर में दिया हुआ है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 1.562 किलोमीटर। तो 1.562 किलोमीटर इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है? अरब सागर। ये भी बहुत बार रिपीटेड प्रश्न है, थोड़ा मैप पर ले जाते हैं और मैप के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं कि 3 राज्य कौन कौन अरब सागर से सटा हुआ है। तो अरब सागर वाला आप एक काम कीजिए, लिख ही लीजिए अरब सागर वाला। अरब सागर में सटने वाले, अरब सागर ये जो देख रहे हैं ये सब क्या है? अरब सागर है। तो अरब सागर में कौन से राज्य सट रहा है, तो इसको आप में याद कर लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, तो आपको ईजी होगा आपके लिए। तो पहला तो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य जो हैं, 5 राज्य अरब सागर से सटा हुआ है, अरब सागर से सटा हुआ है। तो आपका प्रश्न क्या है कि अरब सागर से कौन से राज्य सटे हुए हैं? तो कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और केरल है। तो आपका आंसर हो गया, सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक ऐसा नाम जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग करते हैं। देखे होंगे आप लोग कई बार कि बांस का जो है ना चौखुट बना देता है 2-4 बांस, और 2 लोग बांस को इधर उधर उठाते हैं आमने सामने से, और उसी बीच में 1-2 लोग क्या करते हैं? नाचते हैं। तो इस नाच को कहते हैं हम लोग चेराव। इस नाच को क्या कहते हैं? चेराव। और ये मिजोरम के लोग करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, इस महिला का नाम है। देखिए, माउंट एवरेस्ट पर भारत की यानी विश्व की पहली कहें, संसार की 5वीं कहें और भारत की पहली, ये बछेंद्री पाल हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय त्योहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। देखिए, ये वीडियो अपलोड हो रहा है संजोग से, और होली दीपावली का भी प्रश्न दे दिया है। दीपावली हो सके कि आप वीडियो जब देख रहे होंगे तो दीपावली आपका 2-3 दिन आप गुजार दिए होंगे, यानी गुजर गया होगा आपका दीपावली। लेकिन हम जो वीडियो बना रहे हैं, आज बना रहे हैं, और कल दीपावली है। तो कल दीपावली है, तो आप देख रहे हैं कि दीपावली हम लोग कब मनाते हैं। तो दीपावली जब भी दिया जलाएंगे तो चांद के प्रकाश में थोड़ी ना जलाएंगे, अमावस्या में। तो अमावस्या में जलाएंगे। तो दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग को। और यदि ये वीडियो अपलोड होता है दीपावली के बाद, तो समझिए कि हवा में भी मेरी शुभकामना तैर रही है। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग दीपावली, होली और होली, यह दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा को नहीं, एक ये होली पूर्णिमा को और दीपावली अमावस्या को, ये याद रखिएगा। तो ये 2 चीज़, यह दोनों त्योहार अमावस्या को मनाए जाते हैं, ये भी नहीं। दीपावली पर पूर्णिमा को, दीपावली पर्व पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को, ये उल्टा कर दिया तो चौथा होगा ही। दीपावली अमावस्या को और तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, ए नंबर, यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बी, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। सी, इस वृक्ष के तने का जल एकत्र होता है स्थान। देखिए, पहले तो हम बता देते हैं ये रेगिस्तानी ओक के बारे में। ये हमारे देश में नहीं पाया जाता, ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। और रेगिस्तानी ओक की जड़ें तब तक गहराई में जाती है जब तक कि उसको पानी नहीं मिल जाता है, ये एक हिसाब से। दूसरे हिसाब से इसका गहराई जो है ना, जड़ की गहराई अपने दीवार कक्षा से ऊंचाई, यानी आपके कक्षा के दीवार की ऊंचाई तक भी जा सकती है जड़ें, या फिर कहें कि अपने लंबाई के 40, 30, 20 गुना, जितना गुना कहे उतना गुना भी सही है। तो ये है। और ये क्या करता है कि इसके तने में पानी जमा रहता है, ये तना है, इसमें पानी जमा रहता है। जब लोकल लोगों को पता चलता है कि पानी की कमी हो गई है तो क्या करता है, इसको छेद कर देता है और इसके पाइप डालकर पानी निकाल लेता है। तो ये कुछ कंडीशन है।
तो अबू धाबी में पाया जाता है, अबू धाबी में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, यानी बी कथन तो गलत है, बी जिसमें भी है ये गलत ये गलत, ऐसे भी छांट सकते हैं आप। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, तो ये सी भी सही है। डी, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जाती है, नीचे जमीन में भीतर जाती है जब तक जल तक ना पहुंच जाए, ये भी सही। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती है जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं, पत्ते भी इसके छोटे छोटे होते हैं, तो ई भी गलत, ई है इसमें तो ई भी गलत, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हमारे देश में ऐसा गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों, ये कई बार रिपीट होता है, ये शुरू से 2011 से ही ये प्रश्न रिपीट होता है और ये आसान भी आपके लिए। असम के लोग क्या करते हैं, इसका आंसर एनसीईआरटी असम बनाया। हालांकि बहुत क्षेत्रों में ऐसे होते हैं कि बाढ़ आने पर क्या करता है कि बाढ़ इलाके में मोटे मोटे खंभे पर खड़ा कर दिया जाता है और इसी में जो है ना छप्पर वगैरह बहुत ढालू वाला दे देता है, और ताकि बाढ़ वाला पानी उसके नीचे से निकल जाए और घरों को नुकसान न पहुंचे। घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए, तो ये असम में। इसका आंसर क्या होगा, असम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिपीट होगा ही होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान लोग नारियल तली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है? तो नारियल और टैपियोका, केरल के लोग, टैपियोका क्या होता है कि एक ओल टाइप का जमीन के अंदर होता है वाइट, जिससे कि उसको आटा सुखाकर आटा बनाया जाता है और उस आटे से साबूदाना भी बनाया जाता है। तो ये लोग केरल के टैपियोका भोजन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है? सर्वोत्तम प्रक्रिया कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून, जनवरी से मार्च। देखिए अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मधुमक्खी पालन इसलिए होता है कि उस महीने में बिहार में लीची के बागानों में फूल आने लगता है और मधुमक्खियाँ क्या करती है, उसी फूल से रस निकालती है और फिर मधुमक्खी अपना शहद बनाती है, तो इसलिए अक्टूबर से दिसंबर तक। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ है। स्वांगीकरण का अर्थ क्या है कि जो भी पोषक पदार्थ भोजन में होता है, हम लोग भोजन खाते हैं, पाचन होता है और लास्ट अवस्था में क्या होता है, जो भी पोषक तत्व है वो पोषक तत्व को अवशोषित करके शरीर के विभिन्न अंगों में उसको भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ क्या है, स्वांगीकरण है। तो पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत के भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है, ये तो हो गया क्या, निष्कासन। ये गलत, यानी पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत के भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा क्या होगी, बंजर हो जाएगी। बार बार आप रासायनिक उर्वरक या फिर कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता यानी उर्वरता शक्ति जो है समाप्त हो जाती है, इस तरह बंजर हो सकता है। अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ होगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी। मिट्टी वर्षा में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, वर्ष में बनेगी, ये भी गलत। यानी कुछ समय पश्चात वो मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ से जैसे पता है कि ईवीएस का सिलेबस क्या होता है, 15 ईवीएस रहता है और 15 ईवीएस का पेडागोजी रहता है। तो यहाँ से हम लोग ईवीएस का पेडागोजी देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है, गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी गई संकल्पनाओं में दक्षता, सीखने का विस्तार। देखिए गृह अधिविन्यास जिसको हम लोग होमवर्क कहते हैं, होमवर्क बच्चों को जो देते हैं, ईवीएस का जब हम होमवर्क देंगे तो बच्चे क्या होगा, पुनरावृत्ति एवं सुदृढ़ीकरण,
तो इससे भी बेहतर हो सकता है। घर पर समय का सदुपयोग के लिए हम लोग होमवर्क नहीं देते हैं। विद्यालय में सीखी गई संकल्पनाओं में दक्षता, सीखने का विस्तार, इससे क्या होता है, बच्चों में सीखने का विस्तार होता है। जो चीज़ स्कूल में सीखते हैं, घर जाकर वही होमवर्क में बनाएंगे तो क्या होगा, उसका सीखने का विस्तार हो जाएगा। ये पेडागोजी के हिसाब से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु यानी एनिमल, उप प्रकरण पशु लिया है। निम्न में से कौन से प्रकरण उनके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? अधिगम के यानी बच्चा अधिगम के लिए विस्तार कर पाए, लाभदायी हो, कौन सा होगा? किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नामों का उच्चारण करना, प्राणी उद्यान के प्रश्नों तथा स्थानिक पशुओं के चित्रों को देखना, प्राणी उद्यान में पशुओं या जानवरों को देखना, पशुओं के चित्रों के कट आउट देखना। तो क्या कर रहा है कि पशु वाला जब हम पढ़ाएंगे तो प्राणी उद्यान में जब ले जाएंगे, भ्रमण विधि, देखिए ईवीएस का सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है भ्रमण विधि। तो भ्रमण विधि के माध्यम से जब बच्चों को किसी उद्यान में ले जाएंगे, पार्क में ले जाएंगे, वहाँ पशु देखेगा, जानवर देखेगा, और जानवर जब देखेगा तो उसके लिए क्या होगा, अधिगम विस्तार के लिए लाभदायी होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? जल से संबंधित त्योहार, सहपाठी द्वारा सीखना, समुदायों के त्योहारों के वीडियो देखना, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना, शिक्षक से चर्चा करना। क्या होगा कि ये जल से संबंधित कोई त्यौहार है, जैसे कि होली वगैरह होता है, जल से तैयार होता है, देखिएगा बोटिंग रेस होता है, वो जल से संबंधित है। तो क्या होगा, परिवार तथा समुदायों में बुजुर्गों से बातचीत करना। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तकें क्यों नहीं है? सबसे पहले कि बता दें कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है कि ईवीएस की किताबें, बच्चे ईवीएस पढ़ेंगे लेकिन पहला और दूसरा क्लास का बच्चा के लिए ईवीएस किताब नहीं होगा। वो कैसे पढ़ेगा? जो सामाजिक मुद्दे हैं, जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, जुड़कर और गणित के माध्यम से ईवीएस पढ़ेंगे। तो क्यों नहीं है पुस्तकें, क्यों नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षा की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ये नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षकों द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के द्वारा, यानी जो पर्यावरण में मौजूद है भाषा के द्वारा, बच्चे जो भी भाषा है, उसका जो भी मातृभाषा है, उस भाषा में उसको पर्यावरण की चीज़ें बताएंगे। ये पेड़ है, ये पौधा है, ये आपका जानवर है, ये जानवर है, ये फल है, तो भाषा के माध्यम से और गणित के द्वारा सिखाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? सामाजिक जल सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण नहीं है। ये तो प्राकृतिक है, ये क्या है? प्राकृतिक है। जंगल भी प्राकृतिक है। स्मारक क्या है? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। समुदाय क्या है? सामाजिक है और सांस्कृतिक है। तो समुदाय, यहाँ पर ग्रुप, यानी समुदाय के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? सीखते हैं समाज के नियम, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा। तो सामाजिक समुदाय से हो गया, संस्कृति भी हम लोग वहीं से सीखते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, क्या कह रहा है प्रश्न? कह रहा है कि भोजन और आवास के लिए जो भी है बड़े सदस्यों से या समुदाय के सदस्यों से या परिवार के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण क्या है कि विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है। परिवार और समुदाय भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं। अधिगम का प्राथमिक स्रोत विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसलिए लेता है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, जो इसके पहले वाला प्रश्न में भी हम लोग देखे कि बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं समाज से, समुदाय से ही सीखते हैं। तो इसलिए वो परामर्श लेगा, किससे लेगा? समाज के लोगों से। समाज में जो भी है, परिवार रहे चाहे
समाज रहे। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए, संज्ञानात्मक बाधित क्या हुआ कि जिसको दिमाग नहीं है, सेंस नहीं है, या किसी चीज़ का बोध नहीं हो पा रहा आसानी से, तो उसको कहते हैं संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थी। तो कह रहा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं, यानी ग्रुप में सहपाठी बनाएंगे तो ये होगा, नहीं होगा। पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक विकास करें, यानी बोल बोल कर कह रहा है कि अधिक पढ़ें। तीसरा, कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। क्या करेंगे, बच्चे जिसमें संज्ञानात्मक रूप से बाधित होते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उस काम को छोटे छोटे भाग में पार्ट में बांट लेंगे, और जब उस छोटे छोटे पार्ट में जब बांटेंगे तो एक एक पार्ट, छोटे छोटे पार्ट को जब समझाएंगे तो बच्चे बेहतर समझ सकते हैं। स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अधिक उपयोग करें, तो नहीं, अधिक उपयोग करने से भी बच्चा नहीं सीखेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। यानी पाठ योजना, लेसन प्लान जिसको कहते हैं, जब लेसन प्लान बनाएगा बच्चा, लेसन प्लान, तो विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है। सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों के आकलन की परियोजना बनाना, संकल्पना मानचित्र बनाना। जब ये संकल्पना मानचित्र बनाएगा बच्चा, तब क्या होगा, विश्लेषण अच्छे से कर पाएगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है। दो शब्द है, एक सतत, सतत मतलब होता है लगातार, निरंतर, सतत मतलब लगातार या निरंतर, समग्र मतलब सभी, सभी या बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने पर, समग्र मतलब सब चीज का। तो समग्र का अर्थ क्या होता है, समग्र का अर्थ होता है सभी चीज, यानी ऑप्शन देख लेते हैं, संज्ञानात्मक स्तर से, पाठ्यचर्या की क्रियाकलापों से, समग्र विकास से, शैक्षणिक क्षेत्र से, यानी समग्र विकास से। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है। सीखने के आकलन का उदाहरण, सीखने के आकलन यानी कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों का खोजना, विद्यार्थियों को अगले स्तर में भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना, पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा लेना, अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। देखिए, जब हम सीखने के आकलन करेंगे तो कार्यपत्रक के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन एनईपी 2020 के अनुसार यानी में अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। देखिए, एनईपी आपके लिए इस बार बहुत महत्वपूर्ण होगा। एनईपी से बहुत सारा प्रश्न पूछे गए हैं, तो बार बार रिपीट भी होगा। एनईपी आपके लिए नया टॉपिक होगा, इसको जरूर देख लीजिएगा, और नहीं होगा तो हम एनईपी वाला 2-3 वीडियो एकदम बना के दे देंगे। वो छोटा ऐसा नहीं कि सिर्फ एज को हम डिवाइड कर दिए कि इस एज में ये क्लास पास करेगा, इस में ये करेगा, वहाँ से प्रश्न नहीं रहता है, तो गौर कीजिएगा। तो ये अलग चीज़ है। तो पहला है, पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा में कला का एकीकरण करना, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना। देखिए, ये क्या कहता है, एनईपी 2020 जो है ये क्या कहता है पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, चुनिंदा कोई चुना हुआ सिर्फ अवधारणा को हम ध्यान केंद्रित करके बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, यानी जो भी बच्चे में कला है उस कला को क्या करेंगे, एक जगह करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सही है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण, कहानी को भी प्राथमिकता दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे कि आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलापों के द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित
कर रहा है। देखिए सबसे पहले जब ये कहा जाए कि अलग अलग जानवरों को देखिए एक बार वो खा कैसे रहा है, उसका रंग क्या है, चलने का ढंग क्या है, तो वो पहला चीज क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, अवलोकन फर्स्ट में करेगा, अवलोकन फर्स्ट में अवलोकन यानी गौर से देखना, अवलोकन मतलब गौर से देखना। तब वो प्रश्न करना होगा, तब उसके लिए क्या होगा, प्रश्न करना होगा उसके लिए कि प्रश्न करेगा, अरे भाई इस जानवर में इस टाइप का है, इस ऐसा क्यों है, तो प्रश्न करेगा। तब वो क्या होगा, संवेदनशीलता होगा, संवेदनशीलता। उसके बाद संवाद होगा, तब बातचीत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी अवलोकन, प्रश्न करना, संवेदनशीलता और संवाद, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है। देखिए पर्यावरण अध्ययन का थीम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 थीम है, 6 आप नोट कर लीजिए और इसमें से पूछा हुआ कौन थीम है। पहला तो है परिवार एवं मित्र, परिवार एवं मित्र। दूसरा थीम है भोजन, जल, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, चीजें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 थीम है और बाकी जो भी आ जाए वो उप थीम उसका है। तो पर्यावरण, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का थीम कौन सा है, तो जल है, मौसम है, जानवर है, सामग्री है, तो जल हो गया, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे। देखिए ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं और इस प्रश्न के माध्यम से शिक्षक चाह रहा है कि हम बच्चा उच्च रूप से चिंतन कर पाए। तो हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, ये चिंतन हो सकता है, लेकिन देखते हैं इससे भी ऊंचा हो सकता है। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल न हो। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं। तो इसमें जो जो चरण है वो बता देगा, नहीं जुताई, बीज बोना यानी बुआई, इस तरह सब चरण बता देगा। हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, 5 जड़ बता देगा। पत्तियों का हरा रंग किस कारण से होता है, क्लोरोफिल से, बता देगा। लेकिन उच्च रूप से चिंतन क्या करेगा कि यदि हमारे पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो, अब सोचेगा, बहुत जोर से सोचेगा, बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देगा, करे भाई हमारे घर में मोटरसाइकिल है वो भी नहीं चलेगी, नहीं फलाना का 4 व्हीलर है वो भी नहीं चलेगा। तो इस तरह वो उच्च स्तरीय चिंतन करेगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है 8 विद्यार्थियों के 5 समूह, यानी एक समूह में 8 विद्यार्थी, दूसरे समूह में 8 विद्यार्थी, तीसरे समूह में 8 विद्यार्थी और इस तरह 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका प्रस्तुत की। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पोर्टफोलियो पर्यावरण अध्ययन संप्रत्यय की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। देखिए पोर्टफोलियो जो होता है, ये पोर्टफोलियो मतलब होता है जानकारी संग्रह करना, जानकारी संग्रह करना। तो चूंकि ये लघु नाटिका है तो जानकारी संग्रह नहीं होगा। प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं को जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा, पेन पेपर परीक्षा भी नहीं, पोर्टफोलियो भी नहीं और ये भी नहीं। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था 6 जनवरी 2022 को पूछे गए प्रीवियस ईयर। उम्मीद करते हैं इससे आपका 4-5 प्रश्न रिपीट हो जाए और आने वाले CTET के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि आपका नंबर बहुत ज़्यादा उठे। तो अब तक यहाँ तक वीडियो को जो देखते देखते पहुँच गए हैं, तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए। यदि आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर प्रीवियस ईयर CTET प्रीवियस ईयर 2021-22 नाम से पूरा टॉपिक बना हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।